सॉलिड सभी चीज़ में पार्टिकल्स होता है, कण, सॉलिड, लिक्विड, गैस, छोटा छोटा कण होता है, इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी होता है अलग अलग। तो कुछ सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो है एकदम रेगुलरली अरेंज रहता है, किसी में इरेगुलरली अरेंज रहता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सॉलिड का भी यहाँ क्लासिफिकेशन होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सब में अलग अलग तरीका से अरेंज रहता है। जैसे इसमें क्या गया कि किसी में रेगुलर अरेंजमेंट, किसी में इरेगुलर अरेंजमेंट। इसके आधार पर दो तरीका से इसको क्लासिफाई किया गया। पहला जो है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको also called as ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड बोलते हैं ये इसको, क्यों अभी हम लोग देखते हैं इसको। दूसरा एमोर्फस, also called as, एक और नाम से जानते हैं सुपर कूल लिक्विड के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर पढ़ते हैं, क्या अंतर है दोनों में। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, दोनों में यही हो गया कि एक सॉलिड जो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड, दोनों में से कोई भी एक, जैसे मान लेते हैं हम कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लिए, इसमें जो पार्टिकल्स होगा उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें थोड़ा सा वीक होगा। कहने का मतलब ये होगा कि हम लोग चलते हैं कि दोनों का सॉलिड जो है ये कैसे फॉर्म होता है। जैसे मान लो हम किसी बर्तन में ये लिक्विड ले लिए, इसमें भी लिक्विड है भरा हुआ, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है, या कहो कि इसमें दो सॉल्ट मिला के कोई सॉल्यूशन बना लिए। सॉल्यूशन बनाने के बाद इसको पहले हम क्या किए हैं, हीट किए, हीट करने के बाद इसको भी हीट किए, हीट करने के बाद अब इसका हीट करने के बाद इसको धीरे धीरे ठंडा होने दे रहे हैं। एक को धीरे धीरे ठंडा होने दे रहे हैं, एक को फास्ट स्लो कूलिंग, एक फास्ट कूलिंग कर रहे हैं। ध्यान दोगे, जब स्लो कूलिंग करोगे, जैसे किसी लिक्विड को तुम स्लो कूलिंग करोगे, धीरे धीरे ठंडा कर रहे हो टेम्परेचर को, तब अलग सॉलिड बन जाएगा। धीरे धीरे ठोस करोगे तो बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जब रैपिड कूलिंग करोगे, रैपिड कूलिंग, जल्दी से टेम्परेचर को डाउन कर दोगे, तो यहां से जो बनेगा वो एमोर्फस सॉलिड बनेगा, एमोर्फस सॉलिड बनेगा। कारण क्या है कि इसे क्या हो गया, इसमें जैसे फास्ट कूलिंग की हो और स्लो कूलिंग की हो, तो ध्यान दोगे ना, इसमें यही हो जाएगा कि पार्टिकल्स जो होगा इसका सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें जब तुम ये गर्म करने के बाद इसको ठंडा होने दे रहे हो, धीरे धीरे ठंडा होने दे रहे हो, तो इसमें क्या हो जा रहा है कि पार्टिकल्स जो होगा उसका एनर्जी जो था वो धीरे धीरे डाउन होगा। पार्टिकल जो होगा इसका एनर्जी या बोलो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डाउन होगा। और इसमें जो पार्टिकल्स होगा अचानक टेम्परेचर को गिरा दिए हो, बहुत फास्ट कूलिंग कर रहे हो, रैपिड कूलिंग, तो यहाँ पर पार्टिकल्स का एनर्जी जल्दी से डाउन होगा। और जल्दी से डाउन होगा तो ध्यान दोगे, हमको ये बताओ, यहाँ भी पार्टिकल को अरेंज होना है, क्योंकि लिक्विड से कहाँ आएगा, सॉलिड में, यहाँ भी लिक्विड से कहाँ आएगा, सॉलिड में, तो अरेंज होना है, दोनों को सॉलिड स्टेट में ही जाना है। तो हमको बताओ पार्टिकल्स इसमें भी है, इसमें भी है पार्टिकल्स, कहाँ पर पार्टिकल अच्छा से अरेंज हो पाएगा, जल्दी होगा वहाँ ज़्यादा अच्छा से अरेंज लेगा, ज्योमेट्री ले लेके अरेंज होगा, या यहाँ पर ज़्यादा अच्छा से अरेंज होगा पार्टिकल्स, बताओ तो लोग जवाब दो उधर से। हाँ, इसमें जो पार्टिकल्स होगा, ध्यान दोगे कि जहाँ पर, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो तेज़ी से काम होता है कोई भी, वो गड़बड़ी होगा। स्लो काम जो होगा वो धीरे धीरे हो रहा है और अच्छा भी होगा। जैसे इसको समझ सकते हो ना, ऐसे जैसे देखो गांव घर में भोज होता है कि नहीं गाँव घर, तो उस भोज में क्या होता है कि बच्चा सब बहुत खड़ा रहता है बगल में, उस बच्चा को बोला जाता है कि चलो इधर साफ हो गया, अब बैठो जाके। तो बच्चा को समझ नहीं है, बहुत जल्दीबाजी में जाके बैठना शुरू करता है, तो पता नहीं चलता कि ये लाइन किधर लगा रहा है बच्चा,
इधर लाइन लगा या इधर लाइन लगा, जत्र तत्र कहीं कहीं बैठ जाता, हाँ पता चलता है कि 2-4 बच्चा लाइन में लगल है, फिर वहाँ से लाइन टूट गया, उधर चल गया। मतलब ये पार्टिकल्स जो है, यहाँ पर कहने का मतलब ये हो रहा है। अब वहीं पर बात करो ना कि बुजुर्ग आदमी जो होते हैं उसको जब बोला जाता है तो क्या किया जाता है, धीरे धीरे आराम से जाकर बैठता है और एक रो लेता है, रो में जाके अरेंज होता है, रेगुलरली अरेंज होता है इसको बोलेंगे। और जहाँ पर जल्दी जल्दी बच्चा गया, जल्दी जल्दी पार्टिकल्स जल्दी जल्दी गया अरेंज होने, तो वहाँ पर जो है अरेंज नहीं हो पाएगा, अच्छा से नहीं हो पाएगा अरेंज हो पाएगा। 2-4 बच्चा अरेंज हुआ, वो लाइन फिर टूट गया, पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ तक ये। अच्छा बताओ एक बात और, कि इसमें पार्टिकल्स अरेंज जो होगा वो बहुत दूर दूर तक अरेंज हो जाएगा या इसमें दूर दूर तक अरेंज हो जाएगा क्रिस्टलाइन में? अभी हम लोग बात किए कि इसमें बड़ी लंबा लंबा लाइन लग सकता है अगर धीरे धीरे जाके अच्छा से अरेंज हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर भी अब ये अलग अलग हो गया। इसको फास्ट कूलिंग कर दिए थे तो वो जाके अलग सॉलिड बन गया। एक ही चीज़ है, लिक्विड ही है दोनों, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। इसको फास्ट रैपिड कूलिंग किए तो बन गया एमोर्फस, इसको कर दिए तो क्या हो गया, ये बन गया क्रिस्टलाइन। तो यहाँ पर 2 अंतर, एक अंतर हम लोग को ये मिला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो रेगुलरली होगा, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, और इसमें क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होगा। इसमें जो पार्टिकल्स होगा वो दूर दूर तक लाइन में लगा हुआ रहेगा, बड़ी दूर दूर लंबा लंबा लाइन, तो इसको बोलेंगे कि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर आ रहा है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर आएगा। उसके बाद एक चीज और, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोला जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोला जाता है, इसको स्यूडो सॉलिड बोला जाता है, स्यूडो या बोलो सुपर कूल लिक्विड, रैपिड कूलिंग हो रहा है यहाँ। तो हमको ये बताओगे, अच्छा एक चीज और बता दो ना कि इसमें पार्टिकल्स जो अभी डाउन हुआ है, एनर्जी पार्टिकल्स का यहाँ भी डाउन हुआ है, हमको ये बताओ अभी भी पार्टिकल्स का जो है ये ट्रू सॉलिड कहला, ये स्यूडो सॉलिड कहला रहा है। तो यहाँ स्यूडो सॉलिड है, अच्छे की तरफ वो नहीं बन पाया, मतलब राइट सॉलिड नहीं बन पाया, तो वहां पर जो पार्टिकल का एनर्जी है अभी भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो कमजोर ठोस होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं आप, तब मजा आएगा। ये होता है, इसका एग्जांपल ले लो, शीशा, घर में जो लगा हुआ रहता है शीशा, वो भी ठोस है, सॉलिड है, लेकिन वो एमोर्फस सॉलिड है। हम ले लेते हैं आयरन का टुकड़ा, एल्युमिनियम का टुकड़ा, जिंक का टुकड़ा, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोनों ठोस ही है, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। यहां पर पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होगा, यहां पर इरेगुलरली अरेंज होगा। देखोगे कि बहुत पुराने जमाने का जो घर सब है अभी भी बचा हुआ है कहीं कहीं, उसमें देखोगे जहां शीशा लगा हुआ है, तो शीशा का देखोगे 5 साल बाद 10 साल बाद ऊपर वाला जो टॉप वाला पोजीशन होता है, टॉप पोजीशन, वो धीरे धीरे पतला होते चला जाता है, और बॉटम वाला जो होता है इस खिड़की में लगा हुआ है तो वो नीचे में मोटा हो जाता है। ये क्यों हो गया, टेम्परेचर के चेंज होने से, बढ़ने से। तो देखोगे कि शीशा ऊपर पतला हो गया और नीचे मोटा हो गया, तो ये क्या हो गया, पिघल के क्या आ गया, नीचे आ गया। तो ये स्यूडो सॉलिड इसीलिए बोला जाता है इसको, या सुपर कूल लिक्विड बोल दो। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कुछ, ये अलग हो जाएगा, इनका एग्जाम्पल अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, रबड़, ये ले लिए, कोई मेटल ले लिए मान लो, इसको भी कट कर रहे हैं, इसको भी कट कर रहे हैं। दोनों को कट करने के बाद हमको बताओ क्लीन क्लीवेज कहां आएगा, या बोल सकते हैं कि स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस कहां आएगा और रुखड़ा सरफेस कहां आएगा, रफ सरफेस। इधर आएगा रफ सरफेस या इधर आएगा रफ सरफेस, इधर क्लीन क्लीव आ जाता है, स्मूथ सरफेस आएगा इधर। समझते हैं क्यों, बड़ी मजेदार चीज है। अब एक बात बताओ, तो पार्टिकल्स जो है, यहां पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल्स मान लो ना ये है, एक पार्टिकल्स ये है, थोड़ा सा गैप लेके आया है, तो काटेंगे जब उस सॉलिड को, तो अब काटने के बाद वहां पर जगह भी उबड़ खाबड़ कहां ज्यादा मिलेगा, ये बताओ, एमोर्फस में, क्योंकि वहां पर एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जगह खाली होगा। तो यहां मान लो कट कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स तो दिखेगा नहीं, बिल्कुल छोटा होता है, नग्न आंखों से दिखेगा भी नहीं। तो जब कट करोगे तो जहां पर गैप होगा पार्टिकल्स के बीच में, वहां पर उबड़ खाबड़ मिलना चाहिए। यही बात होता भी है। इसका एग्जाम्पल लगता है कि शीशा, सर शीशा बिल्कुल प्लेन आएगा, प्लेन, लेकिन वो जो देखा जाए तो उसमें क्या होता है, उबड़ खाबड़ जगह मिलता है। ये रुखड़ा सरफेस मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, क्लीन क्लीवेज, स्मूथ सरफेस मिलेगा। जैसे लोहा का टुकड़ा कोई ले लो,
इसको और भी अच्छा समझ सकते हो ना कि कैसे किले निकले हुए। जैसे और भी अच्छा से रिलेट कर लो, जैसे हम लोग मकान पर चढ़ते हैं, सीढ़ी पर, किसी आदमी को उस पर खिसका के ले जाओ, खींच के, किसी को ओवर ब्रिज देखे होगे, ओवर ब्रिज, वहां पर ले जाओ, कहां पर ज्यादा रुखड़ापन उसको फील होगा, खिसका के ले जाओगे तो सीढ़ी पर, क्योंकि वहां पर जो है दो सीढ़ी के बीच में खाली जगह है, तो खाली जगह है, तो खाली जगह है, तो वहां पर तो गैप बन रहा है। लेकिन ओवर ब्रिज पर वो गैप को क्या कर दियो, बिल्कुल जीरो कर दियो एनर्जी को। उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच का एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप को बिल्कुल नॉर्मल कर दियो, तो ये हो गया। और क्या होता है हमको ये बताओ, मेल्टिंग पॉइंट जो है इस सॉलिड का और इस सॉलिड का, किसका मतलब ज्यादा होना चाहिए? इधर वाले का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू सॉलिड है और ये स्यूडो सॉलिड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। लेकिन एक बात और बता दें, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प आएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं आएगा, रेंज में मिलेगा। जैसे किसी भी अमोर्फस सॉलिड को तुम हीट करोगे, पिघलाने के लिए कोशिश करोगे, तो किसी फिक्स टेम्परेचर पर, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके पूरा नहीं पिघलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी वो कुछ ना कुछ बचा हुआ, कुछ सॉलिड बचा हुआ रहेगा, कुछ पिघल जाएगा। लेकिन इधर का बात करोगे, इसे लोहा का ले लो, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पर जाने के बाद ये क्या होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल क्या बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में चलाएगा। तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट दिखेगा, हाँ इतना पर ये जाकर पिघल जाएगा, शार्प दिखेगा, इसका शार्प नहीं दिखेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सॉलिड का, जो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एनिसोट्रोपिक होता है। और एनिसोट्रोपिक क्या होता है, इस चीज को हम लोग अभी देखेंगे। ये होता है आइसोट्रोपिक। ये नेचर क्या होता है, एनिसोट्रोपिक वैसा नेचर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एनिसोट्रोपिक मींस फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, हम लोग ले लेते हैं 2-3 एग्जांपल। एक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सबको यहां मेजर करोगे तो हर एक डायरेक्शन में अलग अलग आएगा। और ऐसा वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो हर एक डायरेक्शन में, मतलब दिशा पर निर्भर कर रहा हो, किस डायरेक्शन में तुम मेजर कर रहे हो, और यहां दिशा पर अगर वो अलग अलग आ जाए तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड करोगे, और किसी भी दिशा में मेजर कर रहे हो समान आ जाए तो उसको बोलेंगे अमोर्फस सॉलिड। यही था क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में अंतर। इस सभी को हम अभी लिख लें, बस हो गया खत्म। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में अंतर। एक चीज और है, यहां पर अगर मान लो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड दोनों में हम एक्सरे का स्टडी कर रहे हैं, मान लो इससे एक्सरे पास कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड से, इससे भी एक्सरे पास कर रहे हैं। एक्सरे, हमको ये बताओ कहां पर जो है एक्सरे का स्पीड ज्यादा होगा? बिल्कुल अमोर्फस में, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स के बीच का गैप भी है, जल्दी निकल जाएगा। ये बोल सको या ये बोल सको ना, यहां पर लाइट के स्पीड के बराबर होता है। शीशा में लाइट देते हो उस तरफ चल जाता है कि नहीं? या ऐसे भी हम बोल रहे हैं, एक्सरे का बात कर रहे हैं, जो हम लोग खड़ा हो जाते हैं तो हम लोग का फोटो खींच लेता है, पूरा अंदर का हड्डी उड्डी दिखा देता है एक्सरे। देखो अब दोनों में अंतर देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में अभी जितना भी समझे थे हम लोग, उस सभी को एक बार यहां पर रिकॉल कर लेते हैं फिर से। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, हम लोग बात किए थे कि लिक्विड को जब स्लो कूलिंग करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होगा। इफ अ लिक्विड इज कूल्ड स्लोली देन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म। यहां पर जब अमोर्फस सॉलिड को आप रैपिड कूलिंग करोगे तो वहां अमोर्फस सॉलिड बनता है। किसी लिक्विड को आप रैपिड कूलिंग करोगे तो यहां पर कह रहा है कूल्ड रैपिडली देन अमोर्फस सॉलिड इज फॉर्म। ध्यान दोगे यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होगा पार्टिकल जो है रेगुलर अरेंजमेंट में होगा, यहां पर लिखा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स। यहां पर जो होगा अमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, क्योंकि जहां तहां जत्र तत्र बैठ जाएगा, जाके सेट हो जाएगा पार्टिकल्स। वो एक यहां पर दिखा रहा है, यहां पर फिगर बना दिए हैं, यहां ध्यान दोगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये जो होगा एक डिसिप्लिन्ड वे में अनुशासित होगा। इसका जितना भी पार्टिकल्स होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो अनुशासित होगा, और वो एक ज्योमेट्री फॉर्म का, जैसे क्यूब के आकार का बना हो सकता है, क्यूबॉइड के आकार का बन गया, ये पार्टिकल्स मिला के एक छोटा छोटा यूनिट बनेगा, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। आगे जाके पढ़ना है इस चीज में क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो ये बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, ऐसा नहीं कि यहीं पर हम अंत कर दिए, यहाँ आगे भी होगा, काफी ज्यादा इधर भी होगा फैला हुआ पार्टिकल्स, इधर भी होगा, इधर भी होगा,
इस तरीका से पार्टिकल्स ऐसे फैला हुआ है। तो ये डिसिप्लिन्ड वे में यहाँ पर पार्टिकल्स फैला हुआ होगा। यहाँ पर पार्टिकल इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, मतलब ये रेंज ऑर्डर जो है छोटा छोटा मिलेगा, कहीं का फिर टूट जाएगा। जैसे देखो ये 3 एटम जो है यहाँ पर अरेंज है, यहाँ अरेंज है, फिर ये टूट गया आगे, इधर टूट गया आगे, ये आगे गया, यहाँ टूट गया, यहाँ से फिर शुरू हो गया। मतलब यहाँ पर एक फिक्स्ड ज्योमेट्री लेके पार्टिकल्स नहीं तैयार हो पाएगा, इसीलिए जहाँ तहाँ पार्टिकल सेट रहेगा और ये कमज़ोर होगा इनके तुलना में। आगे आ जाओ, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। सही मायने में ठोस यही होता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है उनके तुलना में, काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर देखोगे कि ये ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल लिक्विड। शीशा धीरे धीरे वो नीचे में बॉटम में हो जाएगा क्या, मोटा, और टॉप पर हो जाएगा पतला। ये धीरे धीरे इस सीडो सॉलिड बोलते हैं। अब ध्यान दोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप कट करोगे तो कट करने के बाद यहाँ पर स्मूथ या बोलोगे क्लीन क्लीवेज मिलने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट खास करके, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का बात नहीं कर रहे क्योंकि सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रेंज में आएगा, तो वो सब मेल्टिंग पॉइंट ही बात कर लें। मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो शार्प होता है, किसी फिक्स टेम्परेचर पर जाकर पूरा पिघल जाएगा। इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो है, यहाँ एमोर्फस सॉलिड का रफ सरफेस मिलेगा यहाँ पर कट करने के बाद। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमोर्फस सॉलिड जो है वो रेंज में, मेल्टिंग पॉइंट जो है रेंज में मिलेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी ग्लास का ही मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, तो वो रेंज में देगा कि 20 से 80, इस रेंज में मिलेगा। कितना दूर में ये पूरा जाएगा, पिघल सकता है, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl, K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट, ये सोडियम क्लोराइड है, 2 आयन है इसमें, Na+Cl-, यहाँ K+Cr2O7 2-, यहाँ क्रोमेट आयन। इस आयन का, क्रोमेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्रोमेट आयन का कलर होता है ऑरेंज, याद कर लेना इस कलर को। ये कमिनोफोर, या इसको इस तरीका से बोल दो ना, K+MnO4-, MnO4- परमैग्नेट आयन, इसका कलर पर्पल होता है। तो इस कलर को भी याद कर लेना बहुत जरूरी है कंपटीशन व्यू से। ये भी आयनिक सॉलिड है, ये भी आयनिक सॉलिड है, ये भी आयनिक सॉलिड है। ध्यान दोगे यहाँ पर ऑल मेटल्स, ये सब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। कार्बन ग्रेफाइट, इसमें अभी जो भी पढ़े हो सब NaCl, K2Cr2 सब है इंसुलेटर, सारे के सारे कंडक्टर। कोई का, ये भी NaCl भी कंडक्टर का काम नहीं करेगा जब तक इसमें पानी नहीं डालोगे। सिर्फ ये है ग्रेफाइट, अपवाद बोलो या इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि इसमें कार्बन जो होता है, एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाया हुआ रहता है, तो इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जो फ्री होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये कंडक्टर का भी काम करता है। इसका हम लोग लुब्रिकेंट में भी काम करते हैं, मशीन में डालते हैं ग्रीस। ये यहाँ पर कार्बन डायमंड काफी ज्यादा कठोर होता है, ये इंसुलेटर होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। यहाँ देखो SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम भी बोलते हैं इसको, ALN, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये ETC कर दे। यहाँ देखो एग्जाम्पल इसमें एमोर्फस सॉलिड में प्रोटीन, स्टार्च, प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, ये सब है। इन सबको याद रखोगे। एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बचा हुआ है और उसको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस ध्यान दोगे यहाँ। अब यहाँ से बता देते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसका एक अलग प्रॉपर्टी होता है, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी इसका जो होगा वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, और ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, और ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक एलॉय का एग्जांपल लिया, एलॉय में क्या होगा, एक से अधिक मेटल होगा, इसमें एक से अधिक मेटल होगा। हम मान लेते हैं कि आयरन है, टिन है और कॉपर है, कुछ भी ले लो, मान लो नहीं सर, जो भी हम मान ही लिए। तो यहाँ पर पार्टिकल्स जो है ये एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। आइसो मतलब, आइसो वर्ड का ही मतलब है, इसका मीनिंग होता है सेम। आइसो मतलब सेम, मतलब किसी भी डायरेक्शन में। यहाँ पर हमने मान लिया कि एक्सरे का स्टडी किया, एक्सरे, इससे क्या पास कर रहे हैं,
एक्सरे पास कर रहे हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में तुम मेजर करोगे इसके वेलोसिटी को कि किस स्पीड से आ रहा है लाइट का स्पीड, यहाँ जो एक्सरे का है इधर जा रहा है वो किस स्पीड से है, तो सभी डायरेक्शन में क्या मिलेगा, समान मिलेगा। हमने मान लिया इसको भी, क्या मान लिया, भी। किसी भी डायरेक्शन में निकालोगे तो क्या आएगा, भी, अलग अलग नहीं आएगा। मतलब डायरेक्शन पर ये डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अलोंग किसी भी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, लिखा हुआ नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन अलोंग विच दे आर मेजर्ड, किसी भी डायरेक्शन में। हाँ, यहां ध्यान दोगे, यहां जो एक्सरे का स्टडी करेंगे तो ये अलग अलग दिशा में अलग अलग आएगा। कहने का मीनिंग ये हो रहा है, यहां पर ध्यान देना, ये मान लेते हैं कि ये आयरन का टुकड़ा है, यहां हम लिखे थे आयरन, टीन, कॉपर या जिंक, कोई भी ले लो, ये आयरन है मान लो, यहां से एक्सरे पास करेगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस एटम में अलग अलग होंगे और एक ही तरीका का एटम है। तो यहां मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो आया है वो v1 है, ऐसा मान लिए, अपने मन से दिखा रहे हैं कि ये अलग अलग डिफरेंट आता है कैसे, ध्यान दोगे। उसके बाद ये ब्लू कलर का जो एटम है, पार्टिकल्स, यहां से मेजर करोगे तो ये कुछ और आ जाएगा, वो मान लेते हैं क्या आ गया, v2, अलग आ जाएगा। यहां से मेजर करोगे तो ये कुछ और आ जाएगा, इसको मान लेते हैं v3। ध्यान दो ना, एक और भी डायरेक्शन है यहां पर, देखो तो इस डायरेक्शन में यहां पर एक ब्लैक, ब्लू, रेड, ब्लैक, इस तरीका से एटम मिलते चले जा रहा है, तो यहां पर भी ये क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, कि डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डायरेक्शन पर ये डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं